एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की जो ड्रैगन के स्टैचू के सामने बोल रही होती है। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि भले ही ड्रैगन महान और दूर रहने वाले प्राणी थे, लेकिन उन्होंने कभी कभी इंसानों की इच्छाएं भी पूरी की थीं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर्ल होता है। फिर वो लड़की हाथ जोड़कर बोलती है, अगर ये सच है तो प्लीज मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मैं अपने पिता को फिर से देखना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी रक्षा करोगे जैसे मेरे पिता करते थे। तभी हम देखते हैं उस स्टैचू में एक बेबी ड्रैगन होता है जो उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है। फिर वो देखता है तो वो आंखें बंद करके बोले जा रही होती है और प्लीज मेरी कर्स को भी छीन लो। फिर वो जब आंखें खोलती है तो सामने वही बेबी ड्रैगन होता है। उसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर्ल बोल रही होती है, क्या हम पहुंच गए? उसका जवाब देते हुए कोई बोलता है, अभी बहुत दूर है, प्लीज अपने खुद के प्रिंसिपैलिटी में रहो। फिर उसकी बहन बोलती है, छी कितनी मनहूस है, उसे शादी कराना भी एक झंझट है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी बहन। प्लीज भले ही बूढ़ा हो और ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। देखो ना, उसके 7 पत्नियां हैं, लेकिन तुम्हें 8वीं बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं है। सच में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। फिर हम देखते हैं वो अपने माँ के पीछे जा रही होती है और वो अपने माँ की हाथ को पकड़ बोल रही होती है, प्लीज माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन उसके हाथ पकड़ने से पहले ही वो अपना हाथ छोड़ा लेती है, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर उसकी माँ बोलती है, पर्ल हमने इसके लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी है और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए शुक्रगुजार रहो। फिर पर्ल जोर से बोलती है, लेकिन मैं तो सिर्फ 70 की हूँ और वो पहले ही 50 के हैं। जिसे सुन एक आदमी गुस्से से बोलता है, चुप रहो, तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। जब तुम इतनी मनहूस हो तब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोल वो आदमी उसे मारने जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और पर्ल तो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। फिर उसकी माँ बोलती है, मैं याद दिला दूं, वो चेहरा ही वजह है कि हमें इतनी बड़ी रकम मिल रही है। फिर वो पर्ल की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तो बस अच्छा व्यापार है, हम कल से निकलते हैं। अगर वो अब भी माना करे तो उसे बग्घी से बांध देना। पर्ल डरते हुए बोलती है, जरूरत नहीं माँ, मैं खुद ही चलूंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो बग्घी में बैठी होती है और उसका कर्स बाहर आ रहा होता है, जिसे उसके सामने बैठी मेड बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, तू ही मर जा, अपनी ही आग में जल के तू दुष्ट विच है। फिर वो पर्ल के बग्घी से उतरकर दूसरी बग्घी में जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख सारे लोग भागने लगते हैं। फिर पर्ल उस ड्रैगन को देख बोलती है, क्या आखिर ड्रैगन यहाँ क्यों आया है? नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वो बग्घी का दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। फिर वो डरते हुए सोचती है, बिल्कुल उन्हें डर था कि मैं भाग जाऊंगी और उन्हें बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पीछे कोई आता है। फिर वे बहुत ही हैरानी के साथ अपने पीछे देखती है, लेकिन पीछे वही ड्रैगन उसको देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है, मेरी दुल्हन। पर्ल डरते हुए बोलती है, कौन दुल्हन और किसकी दुल्हन? उसके बाद वो ड्रैगन एकदम उसके आंखों के पास आ जाता है, जिससे पर्ल बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है, आखिर ये क्या कह रहा है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां 3 लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, लौट आऊं? क्यों लौट आऊं तुम्हें? ये गुड़िया बहुत ही पसंद है ना? फिर एक लड़के हंसते हुए बोलता है, तुम कितनी बेवकूफ हो। पर्ल बोलती है, लेकिन वो तो मेरा है। फिर वो लड़का उसके पास आकर बोलता है, तो क्या हुआ? अगर ये तुम्हारा है, तू यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरी गरीब माँ ने हमारे परिवार में जगह पाने के लिए अपने शरीर का सौदा किया। तू नीच जाति की है गरीब। फिर पिल्ले बालों वाली लड़की उसकी बालों पकड़कर बोलती है, तू तो बस एक गरीब है। तभी वहां वही बेबी ड्रैगन आ जाता है और वो सब देख सोचता है, बुली करना कितना उबाऊ है, शायद उसमें कोई कर्स नहीं है। अगर होती तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? शायद अब चलने का समय हो गया है। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो बुली लड़का उसको देख बोलता है, एक पक्षी आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो एक डेविल स्माइल देता है और एक पत्थर उठाता है और सीधे बेबी ड्रैगन को दे मारता है। बेबी ड्रैगन उसकी शॉट की तारीफ करता है और पर्ल उसको देख लेती है। फिर वो बेबी ड्रैगन नीचे गिरते हुए बोल रहा होता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या ये कोई फेटर स्टोन है जिसे किसी जादू से बनाया गया है? और वो बेबी ड्रैगन नीचे गिरता
उसे पहले पर्ल उसको बचा लेती है, फिर वो उसे बहुत ही ध्यान से देखती है और फिर उसे एक छोटे बच्चे की तरह ऊपर उठाकर बोलती है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। जिसे सुन वो बेबी ड्रैगन शर्माने लगता है, लेकिन तभी वो बोली। लड़के पर्ल को बोलते हैं, अरे सुनो, तुम इतने खुश क्यों लग रही हो। तभी उसकी बहन आकर बोलती है, तुम एक पक्षी के लिए इतना चिंता क्यों कर रही हो, जबकि खुद को भी नहीं बचा सकती। फिर वो एक हंसी के साथ बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है जॉन, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सारा दोष उस पर डाल देंगे। उसके बाद वो अपने पीछे से एक चाकू निकालकर उसके चेहरे पर लगाते हुए बोलती है, ये लो और अपनी हाथों से इसकी पूंछ को काट दो। ये सुन वो डर से रोते हुए बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिससे उसकी बहन उसकी बाल को पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है, निकम्मी दासी, तू ये भी ठीक से नहीं कर सकती। फिर उसकी बहन पर्ल को नीचे गिरा देती है और साथ में वो बेबी ड्रैगन भी गिर जाता है, जिससे वो सोचने लगती हैं, ये फिर से हो रहा है, मैं तो एक छोटी सी जान को भी नहीं बचा सकती। और ये सोचते हुए उस बेबी ड्रैगन को पकड़ने का कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज मुझे बताओ कि मैं जी ही क्यों रही हूं। तभी उसका कर्स बाहर निकलने लगता है, जिसे देख सारे लड़के वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद वो आंख खोलती है और सामने वही ड्रैगन होता है, जिसे देख वो बहुत ही हैरान होती है। तभी ड्रैगन बोलता है, हमें यहाँ उसका नाम बताया जाता है एरिक। एरिक बोलता है, तुम आखिरकार जाग गई। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और पर्ल मन में ही सोच रही होती है, ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है। रुको, वो नीलम जैसी आंखें और वो चांदी जैसे बाल, वो तो बिल्कुल उस ड्रैगन जैसा दिखता है जिसने मुझे पकड़ लिया था। नहीं रुको, ये तो ड्रैगन किंग है। फिर वो सोचती है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो वहां से भागने लगती है। तभी वो सोचती है, नहीं रुको, ये तो ड्रैगनों का क्षेत्र लगता है, क्या यहाँ कोई इंसान हो सकता है। फिर एरिक बोलता है, वहीं रुक जाओ। उसके बाद वो पर्ल की आंसू को चाटने करने लगता है, जिससे पर्ल को लगता है कि वो उसको खाने वाला है और वो यही सोचकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसे देख एरिक बोलता है, क्या वो अभी अभी बेहोश हो गई। और वो उसको देखता है तो उसके आंख से आंसू आ रहे होते हैं, जिसे एरिक चाटने लगता है। फिर वो मन में ही सोचता है, इंसानों के आंसू तो किसी स्वाद के नहीं होते, इससे बेहतर तो समुद्री जीवों के आंसू होते हैं, कम से कम उनसे मोती तो मिलता है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी इस कमी को नजरअंदाज कर दूंगा। और हम देखते हैं उसके गर्दन पर कुछ चमक रहा होता है, जिसे एरिक उसे सूंघता है। फिर उसके ऊपर लेटकर बोलता है, उससे कितनी मीठी खुशबू आती है। जब तुम जागोगी तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। उसके बाद फिर वो सपना देखने लगता है, जहां वो पर्ल से बोल रहा होता है, मैं एरिक हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो भी बहुत ही प्यार से बोलेगी, एरिक मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और हम नेचुरली रूप से शादी कर लेंगे। लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आकर बोलता है, क्या मैं बीच में आ गया। फिर एरिक उठकर गुस्से से बोलता है, बताओ आखिर यहाँ क्यों आए हो। फिर हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, एंथनी। फिर वो अपने सर पर हाथ रख बोलता है, अरे यार तुम नंगे क्यों हो। एरिक बोलता है, मैं एक ड्रैगन हूँ और ड्रैगन कपड़े नहीं पहनते हैं। एंथनी बोलता है, लेकिन तुम अभी अभी एक इंसान को वापस लाए हो और इंसान तो रीति रिवाजों के गुलाम होते हैं, क्या तुम कम से कम कुछ गहने या रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते। एरिक गुस्से में बोलता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे बकवास सुनाने आए हो। फिर एंथनी बोलता है, बिल्कुल नहीं, टाटा डे ट्रोल फिर से हम पर हमला कर रहा है। जिसे सुन एरिक गुस्सा होता है और तेजी से आकर एक भाला को हाथ में ले लेता है। फिर वो बाहर निकलते हुए बोलता है, चलो युद्ध के मैदान में। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन और साथ में एरिक अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आ जाता है और उसके सामने बहुत सारे गोब्लिन्स होते हैं। फिर हम एरिक को देखते हैं जो अपने सैनिकों से बोलता है, चलो अब तैयार हो जाओ। उसके बाद हम पर्ल को देखते हैं जो चांद को देखते हुए सोच रही होती है, ड्रैगन किंग को गए हुए एक पूरा दिन हो गया। जब वो दूर है, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम जाग चुके हो। जिसे सुन वो बहुत ही हैरानी के साथ पीछे देखती है तो वहाँ एरिक होता है, जिसके पूरे शरीर में खून लगा होता है। फिर वो पर्ल के पास जाता है और उसके पूंछ से खून गिर रहा होता है। फिर वो उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, चलो कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर्ल के ऊपर बहुत ही सारा पानी गिरा रहे होते हैं और पीछे से आवाज आ रही होती है, इसे रगड़कर साफ करो, इसकी ये कर्स इन पूरे जगहों को अपवित्र कर रही है, उस विधर्मी चुड़ैल को बंदी बना लो। फिर पर्ल बताती है,
उस मंदिर की घटना के बाद मुझे बहुत ही लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा गया, एकदम चुप रहकर कोड़े खाए और मुझे श्रापित किया गया। फिर जब मैंने अपनी आग से जलाने वाली कर्स को बाहर निकालती तो तब उनकी डरी हुई चीखें गूंज उठती थीं। उसके बाद हम देखते हैं एरिक पर्ल से बोल रहा होता है, इंसान तुम आखिर सोच क्या रही हो? फिर पर्ल डरते हुए सोचती है, क्या उसने अभी कुछ कहा? उसके बाद एरिक उसे एक बार और बोलता है, चलो कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यह सुन पर्ल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मन में ही सोचती है, क्या प्यार? ये ड्रैगन आखिर क्या कह रहा है? मैं इसका जवाब कैसे दूं? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो क्या वो मुझे खा जाएगा? उसके बाद एरिक उसका हाथ पकड़ बोलता है, बस बहुत हुआ, पहले तुम्हें कुछ खाने को देते हैं। फिर एरिक पर्ल को वहां से ले जाने लगता है। जिसे पर्ल सोच रही होती है वो सच में मुझे खाना खिलाने के लिए ले जा रहा है। वैसे जब मैं बंदी थी उस समय कोई ये भी नहीं याद रखता था कि मुझे खाना भी चाहिए। असहनीय भूखी और पूरे शरीर में फैलती कमजोरी, आखिरकार सब कुछ सहन से बाहर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ताला को जला डाला। फिर मैं रसोई में गई और रसोई में मौजूद नौकरानी ने मुझे पहचाना ही नहीं। उसने बस यही मान लिया कि मैं एक साधारण बच्चा हूं जिसे कोई लाया होगा और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा भोजन था। लेकिन शायद मेरे सामने जो व्यक्ति है वो जितना डरावना मैंने सोचा था उतना तो है ही नहीं। तभी वो एक कमरे में पहुंचते हैं। फिर एरिक अपने नाखून से मांस को काटकर पर्ल को देते हुए बोलता है, ये लो खा लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। जिसे देख पर्ल डरते हुए सोचती है, ये तो कच्चा मांस है। फिर वो एरिक को देखती है जो अपने खून से सने अंगुली को चाट रहा होता है, जिसे देख पर्ल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मन में ही सोचती है, नहीं, क्या ये इंसानी मांस है? क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? कितनी मूर्ख थी मैं जो एक खूनी दरिंदे से दया की उम्मीद कर रही थी। फिर वो शांत होती है और एरिक से बोलती है, क्या मैं खुद कुछ बना सकती हूँ? फिर वो मन में ही सोचती है, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक ठीक से बना हुआ खाना खा लूं। फिर वो रसोई में कुछ खोजने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। वो कांपता हुआ देख एरिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कांप क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? और तुम बहुत दुबले हो, तुम्हें और खाना चाहिए। और पर्ल उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बोल रही होती है, तो मैं अभी इतनी मोटी नहीं हूं कि आपातकालीन राशन माना जा सकूं। फिर पर्ल मन में ही सोचती है, बहुत डर लग रहा है, मैं भाग जाना चाहती हूं लेकिन। फिर वो कुछ सोचती है और कांपना बंद कर देती है, जिसे एरिक सोचता है, क्या उसने कांपना बंद कर दिया? आखिर उसे डर किस बात की है? भूल जाओ, शायद ये सब मेरी वजह से है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर्ल एरिक के पास आकर बोलती है, ये तैयार है, और उसके सामने अपने हाथों से बनाया गया खाना रख देती है। और वो मन में ही सोचती है, वो अब भी वहीं बैठा है, क्या वो भी खाना चखना चाहता है? फिर एरिक खाने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे देख पर्ल उसे रोक देती है। फिर वो बहुत ही हैरान होकर सोचती है, क्या मैंने अभी क्या कर दिया? फिर वो खड़ा होकर अपना हाथ हटा लेती और मन में ही बोलती है, जो भी हो। फिर वो एक चम्मच को उठाकर बोलती है, तुम्हें चम्मच को इस्तेमाल करना चाहिए। और वो एरिक को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोलती है, चलो मुंह खोलो आ। फिर एरिक भी उसके हाथों से खाना खा लेता है। फिर पर्ल बोलती है, तो कैसा लगा? एरिक अपने होठों को साफ करते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल लाजवाब है। जिसे सुन पर्ल बहुत ही खुश होती है। फिर वो अपने हाथों से और भी खाना खिलाने लगती है और इसी तरह सारा खाना खत्म हो जाता है। जिसे देख पर्ल सोचती है, मैंने पूरा बर्तन भरकर खाना बनाया था और मुझे तो एक निवाला भी नहीं मिला। तभी पीछे से एरिक आकर बोलता है, अब कुछ बचा भी है। फिर पर्ल बोलती है, मैं बर्तन धोने जाऊंगी तो प्लीज एक तरफ हो जाओ। एरिक बोलता है, अब उस बारे में भूल जाओ, मैं बर्तन धोने जाऊंगा। अभी तुम्हें भी मुझसे कहना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोलता है, नहीं रुको, पहले मुझे कहना चाहिए और फिर तुम कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिसे सुन पर्ल डरते हुए सोचती है, ये आखिर बोल क्या रहा है? फिर एरिक उसके चेहरे को हाथ लगाते हुए बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इंसान। लेकिन तभी वहाँ पर उसके कर्स बाहर निकलने लगता है और उसमें से एक औरत बोलती है, क्या प्यार? बकवास मत करो। और ये सुन एरिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पर्ल के शरीर में से बहुत ज्यादा कर्स बाहर निकलने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 2 जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।
एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं पूरे किले का जादुई चक्र एक्टिवेट हो गया होता है। तभी अचानक से एंथनी कमरे में आकर जोर से दरवाजा खोलते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? किले का जादुई चक्र अचानक एक्टिवेट क्यों हो गया? लेकिन जब वो देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि पर्ल के कर्स की वजह से जादुई चक्र अचानक एक्टिवेट हो गया था। जिसे एंथनी बोलता है, क्या ये उसकी कर्स शक्ति है? वो अब भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और तुम्हारी आत्मा कभी थी ही नहीं। जिसे एरिक अपना सर पकड़कर बोलता है, बस बहुत हो गया। फिर एरिक वहां से उठकर जाने लगता है, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर पर्ल डरते हुए सोचती है, मुझे तो इस काम के लिए मौत की सजा पक्की है। फिर वो सोचती है, कैसे लोग उसके बारे में बात करते थे, अरे तू एक विच है, तू तो ज्वालाओं कर्स वाली। लेकिन तभी एंथनी पर्ल से बोलता है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, किताबों में तो हमेशा ऐसा ही होता है। वैसे तुम समझ नहीं रही हो, एरिक ड्रैगन क्लैन का एकमात्र उत्तराधिकारी है। उसके बाद भी वो अपनी ही जाति के खिलाफ जाकर तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया। फिर पर्ल जाते हुए सोचती है, सही कहा, मेरे पास समय बर्बाद करने और सोचने का समय नहीं है। अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। और उसे जाता देख एंथनी बोलता है, बधाई हो, अब तुम ड्रैगन क्लैन की रानी हो। फिर वो भागते हुए जाती है और हम ऊपर एक बहुत बड़ा एरिक का तस्वीर होता है। पर्ल उस तस्वीर को देखते हुए एंथनी की बातों को सोचती है, जहाँ एंथनी बोल रहा होता है, एरिक वो सच में तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। ये तो बस 3 आसान शब्द हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कह दो और वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। फिर पर्ल जाते हुए सोच रही होती है, आखिर क्यों क्या वो मुझे पसंद करता है? लेकिन ये प्यार तो कहीं से अचानक आ गया, बिना किसी वजह के। उस पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है। तभी पर्ल एरिक के पास पहुंच जाती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। तभी एरिक गुस्से से बोलता है, मैं वहां से चला गया और तुम्हें तुरंत मेरे पीछे आना चाहिए था, न कि एंथनी से मेरी बेकार बातें करनी चाहिए थी। फिर पर्ल डरते हुए बोलती, लेकिन महाराज वो तो आपके बारे में बात कर रहा था। फिर एरिक पर्ल को अपने पास बुलाता है और सीधे पर्ल को अपनी बाहों में खींचे हुए बोलता है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो सीधे मुझसे पूछ लो। चलो ठीक है, अब लेट जाओ और थोड़ी देर मेरे साथ रहो, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं एरिक सो रहा होता है। तभी पर्ल उसके गाल पर अपना हाथ रख बोलती है, एरिक तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी काली ज्वालाओं से जलने के बाद भी मेरे पास आने की हिम्मत किए हो और मेरे पास हो। उसके कुछ देर बाद एरिक जाग जाता है और अपने सामने पर्ल को सोते हुए देखता है। उसे सोता देख एरिक अपने मन में ही सोचता है, वो कितनी गहरी नींद में सो रही है। फिर एरिक उसके जले हुए कपड़े को देख बोलता है, उसके कपड़े पूरी तरह जल चुके हैं, इस हालत में सोना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। फिर वो उसके कपड़े को उठाते हुए सोचता है, क्या ये वही कपड़े नहीं है जो वो किसी और के लिए पहनने वाली थी? उसके बाद वो उसको देखता है जो उसके आधे से ज्यादा कपड़े जल चुके होते हैं, जिसे देख एरिक मन में ही सोचता है, चलो इसे अभी बदल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एरिक पर्ल के कपड़ों को बदल रहा होता है, जिससे पर्ल अपने मन में ही सोच रही होती है, क्यों मेरा शरीर थोड़ा अजीब सी खुजली जैसी महसूस कर रही है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और सामने से एरिक बोलता है, ओह तुम जाग गई बिल्कुल सही समय पर, मुझे नहीं पता ये चीज कैसे पहननी है। फिर वो अपने आप को अलग ही कपड़े में पाती है। फिर पर्ल उठते हुए बोलती है, ओह माफ करना, मैं अभी अभी जागी हूँ और थोड़ा सुस्त महसूस कर रही हूँ। लेकिन तभी उसके कपड़े नीचे गिरने लगते हैं, जिसे वो चौंकते हुए सोचती है, अरे मैं नंगी क्यों हूँ? फिर वो एरिक से बोलती है, माफ कीजिए मेरे कपड़े। एरिक बोलता है, वो रास्ते में थे तो मैंने उन्हें फाड़ दिया। फिर एरिक पर्ल के एक कपड़े को देते हुए बोलता है, वैसे इसे पहनते कैसे हैं? जिसे देख पर्ल पूरी शर्म से लाल हो जाती है। फिर वो कपड़ा उससे लेती है, लेकिन तभी वो एरिक के ऊपर गिर जाती है और शर्माते हुए बोलती है, ये अंडर गारमेंट है। फिर एरिक बोलता है, वो अच्छा तो इसे अंडर गारमेंट कहते हैं, लेकिन इसे पहनते कैसे है? तभी कमरे के बाहर से एंथनी एरिक को बोलता है, क्या तुम अंदर हो? मैं 3 तक गिनकर अंदर आ रहा हूँ। जिसे एरिक को बहुत ही गुस्सा आता है और पीछे से एंथनी अपना गिनती शुरू कर देता है। लेकिन उसके एक बोलने से पहले ही एरिक पर्ल के पास से हवा की तरह गायब होता है और दीवार को तोड़कर एंथनी को कुटने लगता है। और पिटाते हुए एंथनी एरिक से हाथ जोड़कर बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस बताने आया था कि नाश्ता तैयार है। फिर एंथनी एक लाल बालों वाले लड़के से बोलता है, रोडी तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? रोडी दूर से ही बोलता है, नो थैंक्स, मुझे मरना नहीं है। और एरिक एंथनी को मारे जा रहा होता है और अपने आप को बचाते हुए बोल रहा होता है, अरे चेहरे पर नहीं, आ लग रही है। ये सब सुनकर पर्ल सोचती है, वो अभी गार्ड से लड़ रहा है, अभी मौका है, मुझे भागना होगा। फिर पर्ल वहां से जाने लगती है।
तभी एक छोटी सी एल्फ आकर बोलती है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। जिसे देख पर्ल सोचती है, क्या एक एल्फ? फिर वो अपना परिचय देती है, मेरा नाम मडल है, मैं लॉर्ड एंथनी की साथी हूँ। लेकिन पर्ल अभी भी खुशी से सोच रही होती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी एल्फ को देखी हूँ। फिर वो एल्फ से बोलती है, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी मेरे पिता की किताबों में थी। एल्फ बोलती है, आपकी प्रशंसा पाकर मुझे सम्मान मिली। मुझे विश्वास है कि प्रिंस एरिक आपको वह सब दिखाएंगे जिसे आप देखना चाहती हैं। फिर एल्फ पर्ल से पूछती है, मुझे बताओ तुम इस समय सबसे ज्यादा क्या चाहती हो? पर्ल बोलती है, मैं चाहती हूँ। फिर वो सोचने लगती है, आखिर मैं क्या चाहती हूँ? मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या अब भी कोई होगा जो मेरे वापसी का इंतजार कर रहा होगा? उसके बाद पर्ल एल्फ से बोलती है, मेरे बाल ठीक करने के लिए धन्यवाद। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? एल्फ बोलती है, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए ले जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो शेफ हमने रखा है उसने तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है। उसके बाद हम डाइनिंग हॉल को देखते हैं जहाँ एंथनी गुस्से से एरिक को बोल रहा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरों में हम दुश्मनों से अलग नहीं हैं। तुम हमारी रीढ़ तोड़कर कड़क कड़क कर दोगे। फिर रोडी बोलता है, वैसे उस इंसान के बारे में क्या? लेकिन तभी वहाँ पर्ल आ जाती है, जिसे देख रोडी बोलता है, अरे शैतान का जिक्र किया, और वो आ गई। फिर पर्ल वही कपड़ा पहनकर सामने आती है, जिसे देख एरिक उसे अपने पास बुलाकर बोलता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मुझे भूख लगी है। मैं कुछ ऐसा खाना चाहता हूँ जो तुमने बनाया हो। पर्ल शर्माते हुए बोलती है, मैं अभी शुरू करती हूँ। तभी उनके बीच में एंथनी बोलता है, तुमने शिष्टाचार की सारी क्लासें रट ली, लेकिन अब भी बहुत लापरवाह बर्ताव करते हो। रोडी बोलता है, कितनी बदतमीजी है, देखो वो इंसान कितनी डर गई है। फिर एरिक गुस्से से बोलता है, तुम भी पिटाई चाहते हो क्या? रोडी हाथ जोड़कर बोलता है, प्लीज माफ करो। तभी एरिक खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ओगर्स कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, तो मैं अब घोषणा करता हूँ, मैं इस इंसान के साथ शादी करूंगा। जिसे सुन पर्ल बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब खाना खा रहे होते हैं। तभी रोडी बोलने वाला होता है, लेकिन बीच में ही एंथनी बोलता है, मुझ पर थूकना मत। फिर रोडी बोलता है, एक इंसानी लड़की के साथ विवाह को पूर्ण किया, कैसा था? एरिक बोलता है, क्या इसका मतलब क्या है? जिसे सुन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। तभी रोडी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर वो जोर से हंसते हुए बोलता है, इतनी मेहनत से उसे यहाँ लाए, फिर शादी की योजना बनाई, और अब कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं पता। क्या तुम इस पर यकीन करोगे? लेकिन तभी वहाँ पर्ल आ जाती है। फिर वो एरिक के पास आकर बोलती है, मैंने खाना बना लिया है, तो ये लो तुम्हारे लिए खाना। तभी एरिक बोलता है, कल जैसा ही चलो, मुझे खाना खिलाओ। जिसे पर्ल थोड़ा शर्माने लगती है और रोडी एंथनी को ले जाते हुए बोलता है, उफ, सच में अब तुम खुद से खाना भी नहीं खा सकते। उसके बाद पर्ल एरिक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और बाहर से बहुत सारे ड्रैगन देख रहे होते हैं। एक ड्रैगन बोलता है, तो यही है वो इंसानी लड़की। दूसरा ड्रैगन बोलता है, बहुत कमजोर है, मैं उसे एक हाथ से ही कुचल सकता हूँ। उन सब ड्रैगन को देखकर पर्ल मन में ही सोच रही होती है, बाहर कितने सारे ड्रैगन हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी एरिक उसके गाल पर अपना हाथ रख बोलता है, डरो मत। फिर एरिक अपना पंख बाहर निकाल लेता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुमको डरने की जरूरत नहीं है। फिर पर्ल उसको खाना खिलाते हुए अपने मन में ही सोच रही होती है, क्या वो मेरी रक्षा कर रहा है? खाना खाने के बाद एरिक बोलता है, ठीक है, जब तुम खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं एरिक पर्ल को कहीं ले जा रहा होता है और पर्ल अपने मन में ही सोच रही होती है, उसके लिए मैं हूँ क्या? वो मुझे डरने से रोकता है और मेरी रक्षा करता है, मुझे नए कपड़े देता है और ध्यान रखता है कि मैं ठीक से खाना खा रही हूँ या नहीं। क्या मैं सिर्फ उसकी निजी खाना भंडार हूँ? शायद मैं पागल हो रही हूँ, लेकिन कितनी अजीब बात है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उसके बाद वे दोनों एक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तभी एरिक पर्ल से बोलता है, पीछे हटो। फिर एरिक दरवाजा खोल देता है और कमरे से बहुत ही ठंडी हवा आती है। उसके बाद वे दोनों अंदर जाने लगते हैं और पर्ल मन में ही सोच रही होती है, इतनी ठंड, आखिर ये जगह कैसी है? तभी एरिक पर्ल को अपनी तरफ खींचते हुए एक जादुई पत्थर को छूता है, जिससे ठंड खत्म हो जाता है। उसके बाद पर्ल एरिक से दूर होते हुए सोच रही होती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं उसके इतनी पास चली गई थी। फिर एरिक उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है, तुम पीछे क्यों हट रही हो? पर्ल बोलती है, मैंने तो सोचा कि तुम्हारे इतना पास होना तुम्हें पसंद नहीं। एरिक बोलता है, तुमसे ये किसने कहा? पर्ल शर्माते हुए सोचती है, जैसा मैंने सोचा था वो बहुत डरावना है। तभी एरिक बोलता है, अभी यहीं रुको, ये जगह सुरक्षित है,
कोई भी ड्रैगन यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो जाते हुए बोलता है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तभी वहाँ पर रखा एक अंडा हिलता है, जिसे पर्ल भी देख लेती है। फिर पीछे से एरिक बोलता है, लगता है उन्हें तुम पसंद आ गई हो। वो जार्स देख रहे हो, बस उन पर तेल लगा दो, तुमको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है और इन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद एरिक कमरे से बाहर निकल जाता है और वो एंथनी की कही गई बातों को सोचने लगता है। क्या तुमने शादी को पूरा किया? कैसा था एक इंसानी लड़की के साथ? फिर एरिक बोलता है, वो कॉन्सुमेशन, जिसकी बात एंथनी और बाकी लोग कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था कि ये कुछ जुनूनी होता है, जैसे कोई टकराव, लेकिन उसके नाजुक शरीर के साथ क्या वो मुझे संभाल भी पाएगी? उसके बाद हम पर्ल को देखते हैं, जो अंडों को हिलते हुए देख बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। फिर वो उस अंडों को पकड़ लेती है, लेकिन तभी दूसरा अंडा उसके पास गिरने लगता है, जिसे पर्ल उसे भी पकड़ लेती है। तभी वो दोनों अंडे आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देख पर्ल को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो सोचती है, ये क्या हो रहा है? क्या ये आपस में लड़ रहे हैं? फिर वो अंडों को नीचे रख बहुत ही प्यार से बोलती है, अरे अरे शरारती मत बनो, मैं तुम सबको एक एक करके तेल लगाऊंगी, थोड़ा सब्र रखो। फिर वो जार से तेल निकालकर उन सब अंडों को लगाने लगती है और पीछे से सारे अंडे कूद-कूद कर उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तभी उसका कर्ज बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। और कल से मैं इसका लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहां रोडी एंथनी से बोल रहा होता है, क्या मैं भी किसी को वापस ला सकता हूँ, जैसे महाराज ने किया है? कोई जानवर जाति की हो तो भी चलेगा। रोडी एंथनी के कंधे पर हाथ रख बोलता है, मैं भी संबंध बनाना चाहता हूँ और ड्रैगन के अंडे देना चाहता हूँ। फिर एंथनी रोडी के तरफ देखता है और रोडी बोलता है, बोलो तुम्हें क्या लगता है? लेकिन तभी एंथनी चुटकी बजाकर एक मैजिक करता है, जिसे रोडी एक छोटा सा बच्चा में बदल जाता है। एंथनी बोलता है, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम असल में कौन हो। जब तक कोई नया ड्रैगन जन्म नहीं लेता, तब तक तुम हमारे क्लैन के सबसे छोटे हैचलिंग रहोगे। फिर एंथनी उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, बस एक छोटा सा नवजात जो संबंध बनाने और ड्रैगन के अंडे देने का सपना देख रहा है। रोडी गुस्से से बोलता है, एंथनी मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहां पर एरिक आ जाता है और सामने रोडी एंथनी का सर काट रहा होता है। एंथनी एरिक को देख रोडी को उल्टा पकड़ बोलता है, ठीक है जल्दी से कपड़े पहन लो, महाराज गंभीर मामलों पर चर्चा करने आए हैं। उसकी बातें सुनने के बाद रोडी वहां से बच्चों की तरह चला जाता है। उसके जाने के बाद एरिक एंथनी से बोलता है, तुम संबंध कैसे बनाते हो? एंथनी जवाब देता है, आप इतने अधीर क्यों हो पूछने के लिए? फिर वो एक किताब निकालते हुए बोल रहा होता है, संबंध बनाना हमेशा अच्छा बात नहीं होता। क्या हो अगर वो ड्रैगन का अंडा नहीं दे पाई तो? अगर वो संबंध बनाने के बाद अंडे देने में असफल हो गई तो? वो बुजुर्गों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी तो? और अगर ऐसा हुआ, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से कुछ महसूस होता है, जिसके डर के वजह से उसके हाथ से किताब नीचे गिर जाता है। फिर एरिक अपना पावर को बाहर निकालते हुए बोलता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे ड्रैगन के अंडे देने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ पर्ल का कर्ज बाहर निकले जा रहा होता है, जिसे वे अपने मन में सोचती हैं, लानत है काले ज्वाले फिर से बेकाबू हो रहे हैं, इस तरह से तो ड्रैगन के अंडे जल जाएंगे। तभी एक अंडा उसके हाथ से निकलकर उसके कर्ज से निकले आग में चला जाता है, जिसे पर्ल डरते हुए उसे रोकती है। और दूसरी तरफ एरिक एंथनी का गला पकड़े हुए बोल रहा होता है, उसे ड्रैगन के अंडे देने की जरूरत नहीं है और उसे प्रजनन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं उसे 10 सालों से प्यार करता हूँ और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना बुजुर्ग ना ही तुम। एंथनी बोलता है, ठीक है समझ गया, अब शांत हो जाओ। एरिक उसे छोड़ देता है। फिर एंथनी बोलता है, अगर वो अपने परिवार से मिलने घर जाना चाहती है तो उसे जाने देने के बजाय उन्हें यहाँ बुला लो। एरिक बोलता है, नहीं, उसके परिवार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। एंथनी बोलता है, ये तो और भी अच्छा है, बस उन्हें यहाँ ले आओ और उन्हें सजा दिलाओ, उसे ये जरूर पसंद आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जहां पर्ल अंडे के दरारों को गिन रही होती है, 3, 4, 5। फिर वो सोचती है, अब मैं क्या करूं, इतने सारे दरारें पड़ गई हैं, इस बार मैं तो सच में मरने वाली हूं। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है, जिसे सुन पर्ल मन में ही सोचती है, कोई आ रहा है। लेकिन तभी सारे अंडे वहां से कूद कूद कर वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख पर्ल बोलती है, रुको तुम सब कहां जा रहे हो? तभी वहां पर एरिक आकर बोलता है, चलो बाहर आओ।
मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आया है। लेकिन जब एरिक उसे देखता है तो पर्ल के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जिसे एरिक उसके पास जाकर उसे बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उन्हें ऐसा करते हुए 2 अंडे में से ड्रैगन के बच्चे देख रहे होते हैं और एरिक बोले जा रहा होता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? मुझे देखने दो। पर्ल बोलती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर एरिक उसे गले लगाते हुए बोलता है, रो मत, जब तुम रोती हो तो मुझे किसी को मारने का मन करता है। इसे सुन पर्ल मन में ही सोचती है, क्या वो मेरी चिंता कर रहा है या मुझे चेतावनी दे रहा है? उसके बाद हम पर्ल की माँ को देखते हैं, जहाँ पर्ल रो रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, पर्ल, रोने से कुछ नहीं होगा, इससे बचना और छुपना मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। और अभी के समय पर्ल सोचती है, शायद उसे भी कमजोरों से नफरत है। फिर वो एरिक के सामने एक अंडे को लाते हुए बोलती है, मेरी कर्ज के आग की वजह से इनमें कई सारे दरार आ गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर एरिक बहुत ही हैरानी के साथ अंडे को देखता है, जिससे अंडा डरने लगता है। फिर वो पर्ल से बोलता है, तो क्या हुआ अगर उनमें दरारें आ गईं? तुम उसके लिए माफी क्यों मांग रही हो? फिर एरिक अंडे को अपने हाथों पर एक बोल की तरह घुमाते हुए बोलता है, ये अंडे सदियों से नहीं फूटे, अब अगर उनमें दरारें आ गईं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पर्ल डरते हुए बोलती है, नहीं रुको, ऐसा मत करो, वो सच में टूट जाएंगे। फिर वो अंडे को लेकर गले लगा लेती है। उसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहां एंथनी एरिक को एक किताब देकर बोलता है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी किताब में हैं, खुद पढ़ो। फिर एरिक किताब की बातों को अपने मन में सोचने लगता है। संपूर्णता ऐसा प्रतीत होती है जैसे किसी को अपने भीतर समा लेना। इंसानों के लिए यह वो चीज है जो उन्हें अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए करनी पड़ती है। फिर एरिक पर्ल के पास जाकर बोलता है, मुझे थोड़ी जलन हो रही है क्योंकि तुमने मुझे कभी इतनी अच्छे से नहीं पकड़ा। फिर पर्ल सोचती है, क्या वो एक अंडे से जल रहा है? तभी एरिक पर्ल के ओठों को पकड़कर बोलता है, पर्ल, मेरा इंतजार करना। फिर एरिक पर्ल को किस कर लेता है और एरिक मन में ही बोलता है, पर्ल, मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जिसकी तुम्हें चाह है। और वो दोनों किस किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच रखा अंडा दब रहा होता है। फिर वे बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलकर भागने लगता है, जिसे पर्ल किस के बीच में ही रोककर उस अंडे को रोकने लगती है। अरे रुक जाओ, भागो मत। जिसे एरिक गुस्से से अंडे को देखते हुए बोलता है, ये अंडा, जिसे अंडा कांपने लगता है। फिर एरिक पर्ल के ओठों को काटते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ हो और फिर भी तुम्हारा ध्यान इससे भटका हुआ है। तुम बस अपनी नजरें मुझ पर रखो, मैं ही हूँ जो तुम्हारे सामने हूँ। फिर पर्ल मन में ही सोचती है, वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया, और उसने तो मुझे काट भी लिया। उसके बाद एरिक पर्ल को कहीं ले जाने लगता है। उसे ले जाते हुए एक व्यक्ति देख रहा होता है। फिर वो एक अंडे को हाथ में लेकर बोलता है, वो विच आखिर सही थी, ये इंसान वाकई में कुछ हद तक काम की है। अब से हम अपनी योजना पर टिके रहेंगे जब तक तुम किसी काम के नहीं रह जाती। उसके बाद हम पर्ल को देखते हैं, जहां एरिक उसे एक खंजर देते हुए बोलता है, लो ये लो। लेकिन पर्ल उस खंजर को देखकर डर गई होती है, जिसे एरिक बोलता है, क्या ये तुमको पसंद नहीं आया? तो ठीक है, फिर मैं एक बौने को पकड़ूंगा और उससे तुम्हारे लिए एक खास हथियार बनवाऊंगा। तुम्हें किस तरह का चाहिए? पर्ल बोलती है, नहीं, बात वो नहीं है। फिर वो मन में ही सोचने लगती है, क्या मैं सच में इसे ले सकती हूँ? लेकिन ये तो एक हथियार है। पिछले कुछ दिन किसी सपने जैसे लगे हैं। भले ही उसने मुझे अगवा किया है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहले की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। लेकिन यहाँ उसके साथ मैंने पहली बार चैन की नींद ली, असली खाना खाई और अच्छे कपड़े पहनी। लेकिन क्या वो सच में अभी भी मुझे खाने की सोच रहा है? फिर वो उससे खंजर लेते हुए सोचती है, शायद वो सच में इसे दिल से दे रहा है। फिर पर्ल एरिक से बोलती है, क्या मैं सच में इसे रख सकती हूँ? लेकिन एरिक उसे उल्टा घुमा देता है और उसके जेब में खंजर को रख देता है। फिर उसकी कमर को पकड़ बोलता है, तुम वाकई में बहुत दुबली हो। फिर पर्ल अपने मन में ही सोचने लगती है, एक ड्रैगन जो शायद मुझे सिर्फ खाना चाहता है, क्या वो सच में हर दिन मेरे बनाए छोटे छोटे हिस्से बिना शिकायत के खा लेता है? और क्या वो सच में मुझे अपने ठिकाने की गुप्त रास्तों के बारे में बताएगा? और क्या वो मुझे नए कपड़े भेजता रहेगा, यहाँ तक कि उन्हें खुद पहनाने में मदद भी करता रहेगा? और क्या वो अपने शिकार मेरे जैसे इंसान को ऐसा हथियार देगा जो सच में उसे चोट पहुंचा सकती है? और उसने तो यहाँ तक कह दिया है, मैं इस इंसान से शादी करूंगा। तभी वो कुछ महसूस करती है और बोलती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? एरिक जवाब देता है, तुम्हारे कपड़े फिर से काले आग में जल गए थे, जाहिर है तुम्हें नए कपड़े चाहिए। पर्ल शर्माते हुए बोलती है, मैं खुद से भी कर सकती हूँ। एरिक बोलता है, ओह। फिर कुछ देर बाद एरिक बोलता है, क्या बात है? पर्ल बोलती है, क्यों, तुम मेरी काली आग से डरते क्यों नहीं हो? फिर वो मन में ही सोचने लगती है, मंदिर की घटना के दौरान
जो भी काली आग से जला था उन सब की आत्मा को नुकसान पहुंचा। कुछ लोग तो मानसिक रूप से भी घायल हो गए थे। इसीलिए लोग मुझसे डरते थे, मुझे नजरअंदाज करते थे, मुझे ठुकराते थे। तभी एरिक उसका हाथ पकड़कर बोलता है, डर लग रहा है तो अभी उस काली आग को बाहर निकाल कर दिखाओ। पर्ल बोलती है, मैं नहीं कर सकती, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। एरिक बोलता है, ड्रैगन डरते नहीं हैं। 9 राष्ट्रों में कोई भी ज्वाला ड्रैगन की आग से ज्यादा भयावह नहीं है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकती तो मुझ पर विश्वास करो। पर्ल बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। एरिक पर्ल के सर पर अपना हाथ रख बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद को दिखाने से पहले थोड़ा इंतजार कर लूंगा और फिर तुम देखोगे कि मैं डरता नहीं हूँ। फिर पर्ल अपने मन में ही सोचती है, उसका बोलने का तरीका जैसे कोई बच्चा अपनी चीजें दिखा रहा हो। फिर वो हंसते हुए बोलती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके हंसता देख एरिक सोचता है, वो मुस्कुराई। पर्ल बोलती है, तो क्या तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो और मुझे अपने कपड़े खुद बदलने दो। एरिक बोलता है, ओह ठीक है। फिर एरिक बाहर जाने लगता है। तभी वो पीछे पलटकर देखता है और पीछे से पर्ल उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, आपकी महारानी। फिर वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है। तभी पर्ल बोलती है, महाराज क्या बात है, ये सब एरिक का एक सपना होता है। उसके बाद वो अपने पुच्छ को हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, चलो वापस बेडरूम में चलते हैं। और फिर वो शर्माते हुए सोचता है, मुझे जल्दी से सब कुछ कबूल करना होगा और फिर शादी की तैयारी करनी होगी। फिर एरिक उसके कपड़े को देखते हुए सोचता है, लेकिन क्या उसे ऐसे साधारण कपड़े ज्यादा पसंद है? उसका सीना ढका हुआ है, अब वो हल्की नसें अब दिखाई नहीं देती। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, फिर भी यह उन सपनों में दिखने वाले रूप से बेहतर है जो मैंने सालों पहले देखे थे। बस यही अच्छा है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से पर्ल बोलती है, महाराज आपने जो कपड़े भेजे उसके लिए धन्यवाद। एरिक बोलता है, क्या आपको ऐसे साधारण कपड़े ज्यादा पसंद हैं? पर्ल बोलती है, आह बिल्कुल साधारण कपड़े मुझ पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। महाराज क्या आपको ज्यादा लग्जूरियस चीजें पसंद है? एरिक बोलता है, मुझे वो पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें सिंपल कपड़े पसंद हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर्ल बोलती है, नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है महाराज कि सुंदरता को न तो गहनों की जरूरत है और न ही सोने की। बस इतना ही सुनकर एरिक के दिल पर तिर लगता है। उसके कुछ देर बाद एरिक अपने कपड़े बहुत ही खुशी के साथ उतारते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है। उसने कहा कि मैं हैंडसम हूँ, ठीक है, मुझे जल्दी करना होगा। उसके बाद एरिक अपने ड्रैगन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से जाते हुए सोच रहा होता है, जल्दी करना होगा और वो तोहफा लेना होगा, फिर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। उसे जाता देख रोडी एंथनी से बोलता है, क्या सच में उस इंसान को लेने चला गया? अब तो तुम्हारा खेल खत्म। एंथनी बोलता है, अब हम उसे रोक नहीं सकते, ये तो तय है, हमें अब उस इंसान को ढूंढना ही होगा। रोडी बोलता है, एरिक के पीठ पीछे उसकी नई दुल्हन से मिलने जाना, ये तो मौत को न्योता देना होगा, है ना? एंथनी बोलता है, एरिक को यूं ही बेकाबू छोड़ देना हालात को और बिगाड़ देगा, हमें उस इंसान से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जल्दी करो। उसके बाद हम पर्ल के बहन और पिता को देखते हैं, जहां पर्ल की बहन बोलती है, पिताजी आज के दिन को लेकर मेरा मन बहुत ही बुरा महसूस कर रहा है। उसका पिता बोलता है, हमें उस बूढ़े लॉर्ड से शादी करवा देना पहले ही हमारे परिवार के लिए शर्म की बात बन चुका है और अब ये सब हो रहा है। अब अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए ये आशीर्वाद समारोह पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर पर्ल की बहन बोलती है, साधारण लोग हमारी कुलीन परिवार की बातों पर गपशप करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, और वो अभागी लड़की यहाँ जाने के बाद भी हमारी शांति को भंग कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं एक प्रीस्ट बोल रहा होता है, अब आइए हम मिस जोसेफिन पर्ल को आशीर्वाद देने के पवित्र समारोह की शुरुआत करें। तभी पर्ल का पिता बोलता है, हम उबाऊ प्रारंभिक अनुष्ठानों को छोड़ सकते हैं और बस मृत व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार पूरा कर दें। प्रीस्ट बोलता है, लेकिन योर ग्रेस, और वहां पर सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, शायद वो पहले ही नर्क में पहुंच चुकी होगी, और भी बहुत सारे पर्ल के बारे में बुरा भला कहते हैं। तभी वहां पर कोई आते हुए बोलता है, आप सब क्या बकवास कर रहे हो, जिसे सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो अंदर आते हुए बोलता है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा परिवार थी, और किसने कहा कि वो मर चुकी है। उसके बाद हम पर्ल को देखते हैं जो बोल रही होती है, क्यों मुझे बंद क्यों कर रहे हो, और ये जगह कैसी है। उसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो एक मैजिक बैरियर लगाते हुए बोलता है,
तुम इससे बाहर नहीं जा सकती और न ही कोई भी ड्रैगन अंदर आ सकता है। फिर एरिक जाते हुए बोलता है, इस कमरे से बाहर मत निकलना, यहीं रहो और शांति से रहो। उसे जाते हुए देख पर्ल मन में ही बोलने लगती है, क्यों सब कुछ तो अभी तक ठीक था, तो फिर अचानक ये क्यों? रुको। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसे आग रोक लेती है और आग को देखकर उसे अपनी बहन की बातें याद आने लगती हैं, जहां उसकी बहन हाथ में आग का डंडा लेकर बोल रही होती है, क्यों उसे तुम्हें चिट्ठियां लिखने का इजाजत क्यों है? तुम हो भी क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी की मोहब्बत की हकदार हो? मैं तुम्हारा चेहरा जला दूंगी। पर्ल मन में ही सोचती है, मोडियर वो यहाँ क्या कर रही है? एक चिट्ठी, मुझे किसने चिट्ठी भेजी? मोडियर इतनी नाराज क्यों है? उसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर पर्ल और उसकी बहन, माँ, वो तीनों आए होते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, महाराज मेरी बेटी तो सिर्फ दिखावे की चीज है, वो आपके लिए मुसीबत बनेगी और आपको अपमानित करेगी। फिर पर्ल मन में ही सोचती है, अब मुझे याद आ गया, आखिरकार ड्यूकडम का उत्तराधिकारी मोडियर के साथ नृत्य करने के लिए चुनी गई थी और मोडियर की कही एक बात सुनने के बाद एक युवा गार्ड को मेरे साथ नृत्य करने के लिए बुलाया गया था। मुझे पता था कि फिर से मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी नृत्य करना सीखी ही नहीं। और पर्ल नृत्य करते समय ड्यूक के ऊपर अपना पैर रख देती है। फिर पर्ल ड्यूक से माफी मांगती है। फिर ड्यूक अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है, सम्माननीय लेडी पर्ल, मेरा नाम जैकब है, उम्मीद है कि आप मुझे याद रखेंगी। फिर पर्ल हमें बताती है, तब वो एक गिरे हुए घराने का मामूली कुलीन था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि उसने सेना ज्वाइन की और एक प्रतिष्ठित योद्धा बन गया। वही उसकी चिट्ठी थी जिसने मोडियर को पूरी तरह पागल कर दिया। आखिरकार फिर से मुझे ही सजा मिली, एक बार फिर बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही आज की तरह अचानक वो सब यादें सपने में क्यों आ गईं? क्या ये रोडी की बातों की वजह से हुआ? उसके बाद हम रोडी को देखते हैं जो बोल रहा होता है, सिर्फ तुम ही एरिक को शांत कर सकती हो, बस थोड़ा मनाओ उसे, ये यकीन दिलाओ कि तुम उसे पसंद करती हो और वो परेशानी करना बंद कर देगा। पर्ल बोलती है, परेशानी पैदा कर रहा है। रोडी बोलता है, उसने तुम्हारे रिश्तेदारों को पकड़ लिया ताकि तुम्हें खुश कर सके, क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगी? पर्ल बोलती है, क्या वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा? रोडी बोलता है, वो तुम्हें कभी नहीं मारेगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ दिया। फिर वो बाहर देखते हुए सोचती है, वो मुझे क्यों चाहेगा, एक ऐसी विच को जिसे सब नफरत करते हैं। रोडी की बातें धुंधली थी, समझना मुश्किल था। तभी उसे रोडी की बात याद आता है, क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जा रही? जिसे पर्ल हैरान होकर सोचती है, रिश्तेदार, वो किसकी बात कर रहा था? और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बग्घी को देखते हैं जिसमें पर्ल की बहन यानी मोडियर बैठी होती है और अपना अंगूठा काटते हुए बोल रही होती है, घिनौनी औरत सर जैकब। उसके बाद हम पवित्र समारोह का सीन देखते हैं, जाए पर जैकब आया होता है। उसे देख मोडियर जैकब की तरफ भागते हुए उसकी तरफ जाते हुए बोलती है, आप यहाँ क्यों हो? मैंने सुना था कि आप अब भी मोर्चे पर थे राक्षसों से लड़ते हुए। लेकिन जैकब उसे नजरअंदाज करते हुए आगे चला जाता है। उसे जाते हुए देख मोडियर मन में ही गुस्से से बोलती है, उसने सच में मुझे नजरअंदाज कर दिया। और जैकब पर्ल के तस्वीर के सामने जाकर बोलता है, मैं उसका सुराग ढूंढूंगा और उस दुष्ट ड्रैगन को मार गिराऊंगा, फिर उसे वापस लाऊंगा। जिसे सुन पर्ल के पिता बोलता है, तुम पर्ल को बचाने जा रहे हो, अगर तुम सच में उसे वापस ले आए तो मैं तुम्हें गहनों का खजाना दूंगा और तुम्हारा मामला राजा के सामने रखूंगा। फिर जैकब बोलता है, मुझे गहने या एहसान नहीं चाहिए ड्यूक, जब वो समय आए तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप पर्ल की सगाई को तोड़ दें और मुझे उसके साथ एक शाश्वत वचन देने की अनुमति दें। तभी पर्ल की माँ बोलती है, अगर तुम उसे ढूंढ लो तो मैं तुम्हें उसकी शादी की अनुमति दूंगी। उनके बीच में ही जैकब बोलता है, तुम्हें ये फैसला करने का हक किसने दिया? जिसे सुन पर्ल की माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हम बग्घी को देखते हैं जहाँ एरिक सीधे बग्घी के ऊपर आता है, जिसे देख सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एरिक को देखकर सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 4 जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, एपिसोड स्टार्ट होता है और पर्ल अपनी आंखें खोलती है और सामने फूलों को देखकर सोचती है, ये क्या है? मेरी नाक में कुछ गुदगुदी सी हो रही है, क्या वो एक तितली है? तभी एरिक उसके सामने से ही बोलता है, लगता है कि तुम अब रोने वाली हो, मुझे तुम ऐसे भी अच्छी लगती हो, लेकिन एंथनी ने कहा था कि आंसू मतलब दुख होता है। पर्ल बोलती है, मैं दुखी नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, शायद मैंने एक बुरा सपना देख रही हूँ। एरिक बोलता है,
खैर, यह बात तो सही है। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद एरिक उसे किस कर लेता है। फिर पर्ल उठते हुए बोलती है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या हम बाहर जा सकते हैं? एरिक बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, चलो पहले उसे देख लेते हैं। इसे सुन पर्ल सोचती है, क्या एक तोहफा, क्या ये वही रिश्तेदार है जिसके बारे में रोडी ने कहा था? क्या ये मेरी माँ हो सकती है? वैसे रोडी उस जादुई बैरियर को पार करके कमरे में कैसे पहुंचा? और एरिक उसे एक बगीचे में ले जाता है। उस बगीचे को देख पर्ल सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जगह सच में है, ये कितना खूबसूरत है। तभी एरिक एक मैजिक करता है जिसे वहाँ पर एक बग्घी नीचे गिरता है, जिसकी वजह से पर्ल बहुत ही डर जाती है और उस बग्घी में से मोडियर बाहर निकलती है। पर्ल मोडियर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, मोडियर वो तोहफा क्यों है? मोडियर पर्ल को देखकर उसकी तरफ जाते हुए गुस्से से बोलती है, तू अभी भी जिंदा है, तू गंदी औरत। लेकिन तभी एरिक पर्ल को बचाते हुए मोडियर को एक जोर का किक दे मारता है। फिर एरिक पर्ल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर्ल बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ मोडियर जमीन पर लेटी गुस्से से बोलती है, क्यों? ये औरत आखिर मरती क्यों नहीं? फिर पर्ल बोलती है, क्या मैं उससे पहले थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? एरिक बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूँ कि तुम वही खंजर इस्तेमाल करो जो मैंने दिया था, उसे चीर डालो। पर्ल हंसते हुए बोलती है, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो मोडियर से पूछती है, मोडियर माँ कैसी है? मोडियर बोलती है, हाँ माँ, तुम्हारी माँ भी एक गंदी औरत थी, उसने हमेशा हमारे परिवारों के साथ विश्वासघात किया है। वो गंदी औरत? पर्ल गुस्से में बोलती है, मेरी माँ का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मोडियर चिल्लाते हुए बोलती है, उन्होंने तो यहाँ तक कि राइम टाइटी परिवार के नाम की कसम खाकर तुम्हारी सगाई जैकब को सौंप दी। जिसे सुन एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी पर्ल बोलती है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। लेकिन एरिक तेजी से उसके पास आकर बोलता है, तुम मेरी दुल्हन हो। एंथनी ने कहा था कि सिर्फ तुम और मैं ही सगाई के लिए बने हैं। ये सुन मोडियर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, क्या वो क्या कह रहा है? सगाई? एंथनी फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें उस बूढ़े आदमी से शादी कर लेनी चाहिए थी और धीरे धीरे उसकी बिस्तर पर तड़पते हुए मर जाना चाहिए था। लेकिन वो शाही सैनिक जैकब और ये ड्रैगन, तुम सब अंधे मूर्ख हो। फिर वो हंसते हुए अपने हाथ से एक अंगूठी निकालते हुए बोलती है, अब समझ में आ गया, तुम शुरू से ही उन ड्रैगनों के साथ मिली हुई थी। अब मैं जाकर पापा को सब बताऊंगी, फिर पापा तुम्हें और तुम्हारी माँ को जेल में डाल देंगे। उसके बाद उस अंगूठी को पर्ल की तरफ फेंकते हुए बोलती है, भाड़ में जाओ। लेकिन एरिक उस अंगूठी रोक लेता है। फिर पर्ल बोलती है, ये क्या है? एक अंगूठी? एरिक बोलता है, ये मोरवाजर है। पर्ल डरते हुए सोचती है, क्या मोरवाजर? मैंने अपने पिता के किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। मोरवाजर किसी व्यक्ति का हर निशान मिटा सकता है। फिर वो मोडियर को देखते हुए बोलती है, तो वे सच में मुझे मारना चाहती है? मोडियर, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकती, मैं तुम्हें सच में वापस नहीं जाने दे सकती, तुम माँ को मार दोगी। फिर एरिक उस अंगूठी को उसी की तरह वापस भेज देता है, जिसे मोडियर बहुत ही डर जाती है और जमीन पर झुक जाती है। लेकिन तभी एंथनी उसे रोक लेता है, जिसे एरिक गुस्से से बोलता है, एंथनी फिर से तुम। एंथनी बोलता है, तुम उसे मार दोगे, मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसके सामने लोगों को मारने की कोशिश बंद करो। लेकिन एरिक एंथनी को ही मारते हुए बोलता है, चुप रहो। ये बोलने के बाद एरिक फिर से मारने आता है। तभी रोडी उसे रोकते हुए बोलता है, एरिक यहाँ मत लड़ो, ये फूलों का बगीचा डोना का है। एरिक बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। रोडी बोलता है, हमें उसे सौंप दो, हम उसे सुनिश्चित करेंगे कि वो फिर कभी मानव राज्य में न लौट सके। फिर वो पर्ल से बोलता है, सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। पर्ल पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, एरिक रुक जाओ। उसकी बात सुनकर एरिक रुक जाता है। उसके बाद रोडी बोलता है, अगर डोना जिंदा लौट आई तो वो तुम सबको फूलों की खाद बना देगी। और पर्ल मोडियर को देखते हुए सोचती है, वो साफ तौर पर मुझे मारना चाहती है, लेकिन अब जब वो जिंदा है पता नहीं क्यों मुझे राहत महसूस हो रही है। फिर वो बोलती है, क्या मैं बहुत डरपोक हूँ रोडी? उसकी बात सुनकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम एक अच्छी और दयालु इंसान हो। तुम समस्याओं को कानून से सुलझाने के आदी हो, न कि निजी लड़ाइयों से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें ड्रैगन के रूप में समझ सको। हमारे पास कोई कानून नहीं है, सिर्फ मारना और जितना ही है। तभी उसके ऊपर से बहुत सारे ड्रैगन जाते हैं और पीछे से रोडी बोल रहा होता है, ये एक एस्टर्डा महाद्वीप है जहाँ कुछ भी संभव है। फिर पर्ल अपने खंजर को हाथ में लेकर बोलती है,
मैं अब इस तरह बीच में नहीं आऊंगी। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोडी बोलता है, लेडी मृत्यु ही पापियों के लिए न्याय संगत इनाम है। हम कभी दया नहीं दिखाते। उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एरिक चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सब रुको, ये मेरी गलती है। रोडी बोलता है, तो क्या हुआ? उसने खुद कहा था कि हम उसका खाना खा सकते हैं, है ना? पर्ल बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर एरिक पर्ल से बोलता है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खाना खिलाओ। पर्ल उसे चम्मच देते हुए बोलती है, मुझे यकीन है कि तुम खुद से खा सकते हो। उसके बाद एरिक अपने हाथों से खाना खाने लगता है। तभी पर्ल बोलती है, तुम खाओ, मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूंगी। उन्हें देख एंथोनी सोचता है, ये इंसान वाकई दिलचस्प है। कुछ ही पलों में इसने अपनी जगह पहचान ली। फिर एरिक खाते हुए सोच रहा होता है, लगता है उसके रिश्तेदारों को बदला दिलाने लाना वाकई असरदार रहा। अब अगला कौन होगा जिसे मैं पकड़ूं? लेकिन तभी उसे मोडियर की बातें याद आती हैं। उसने तो फुमेट्टी परिवार के नाम की कसम खा ली और तुम्हारी सगाई जैकब को सौंप दी। फिर एरिक गुस्से से बोलता है, जैकब? ये जैकब कौन है? मैं उस जैकब को टुकड़ों में बांट दूंगा। पर्ल बोलती है। जैकब फिर उसे याद आता है जहां जैकब उसे बोल रहा होता है, मैं अब जा रहा हूँ और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पर्ल सोचती है, क्या ये प्यार है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने कभी मेरे साथ दया दिखाई है। फिर वो एरिक को पकड़ सोचती है, नहीं, अगर एरिक वाकई जैकब के पीछे गया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। उसके बाद वो एरिक से बोलती है, हो सकता है मडल झूठ बोल रही हो, शायद जैकब के साथ मेरी कोई शादी का अनुबंध हो ही नहीं। प्लीज जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। फिर एरिक गुस्से में बोलता है, क्या तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? पर्ल डरते हुए बोलती है, नहीं, मुझे बस लगता है कि वो झूठ बोल रही है, ये सब सच नहीं हो सकता। तभी एंथनी बोलता है, बस कुछ एल्व्स को जांच के लिए भेज दो, आखिर तुम उनकी बेटी हो। वो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाथ किसी को भी नहीं देंगे। जैकब हॉलिंग नाइट्स का कप्तान है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सच्चाई पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पर्ल मन में ही सोच रही होती है, वो अब भी ज्यादा खुश नहीं लग रहा। और एंथनी एरिक से बोलता है, चिंता मत करो, मैंने इस आदमी के बारे में कहानियां सुनी हैं। ऐसे लोग इंसानों के विवाह अनुबंध तभी पाते हैं जब कोई उसे सौंप देता है, तो तुम्हारे पास जरूर कुछ करने का मौका है। उसके बाद हम देखते हैं एरिक पर्ल को अपने गोद में लेकर बैठा होता है और बोल रहा होता है, तुम मेरी हो और कोई तुम्हें नहीं पा सकता, समझी? लेकिन पर्ल मन में ही सोच रही होती है, उसके बालों से खून की गंध आ रही है। फिर वो एरिक से बोलती है, क्या मैं तुम्हारे बालों को संवार सकती हूँ? जिसे सुन एरिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसे देख पर्ल सोचती है, उसकी आंखें चमक उठी हैं। क्या इसका मतलब हाँ है? कुछ समय बाद एरिक बोलता है, ठीक है करो। उसे ऐसा देख पर्ल सोचती है, बिना अपनी चमड़े की कवच के वो हमेशा थोड़ा छोटा लगता है। उसके बाद एरिक उसके गोद में लेट जाता है और पर्ल उसके बालों में तेल लगाने लगती है। फिर सोचती है, उसे खुश करना तो कितना आसान है, बस वो जो मोहब्बत मेरे लिए दिखाता है वो मुझे नहीं पता कि ये कब खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ वो इन दिनों आखिर कैसा होगा। वो कभी मुझे रोडी के लिए खाना बनाने नहीं देता और फिर जानवरों को खाना खिलाने भी नहीं देता। किसी और को खाना देना या बिल्ली के बालों को सहलाना। तभी वहां पर एरिक आकर उसे देखते हुए सोचता है, वो सिर्फ मेरे लिए ही क्यों दयालु नहीं हो सकती? ये सब सिर्फ मेरे लिए ही होना चाहिए। तभी पर्ल एरिक को देख लेती है। फिर वो मन में ही सोचती है, क्या हुआ? वो अब भी उदास क्यों लग रहा है? शायद मुझे उसे खुश करने का कोशिश करनी चाहिए। फिर वो एक तितली को अपने हाथ में लेकर बोलती है, इस तितली के पैटर्न को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा है, दोनों ही नीले हैं। तभी एरिक उसे पकड़कर बोलता है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या ये तितली? लेकिन एरिक पर्ल के बहुत ही पास होता है, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर कुछ देर बाद एरिक बोलता है, तुम्हें तितलियां पसंद है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए उन्हें स्पेशल बना सकता हूँ। पर्ल उस तितली को बचाते हुए बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो उसे कैद करने की जरूरत नहीं होती। तभी वहां पर एक ड्रैगन आते हुए बोलता है, महाराज सर्दियां आ रही हैं, वेयरवुल्व्स ने फिर से सीमा पार कर ली है और साथ में वो भटके हुए ड्रैगन भी हैं। फिर एरिक पर्ल को तितली देते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। उसके बाद वो उस तितली को आजाद कर वहां से जाने लगता है। फिर पर्ल महल में जाते हुए सोचती है, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। महल के सारे ड्रैगन चले गए हैं। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देख सोचती है, क्या वो मेन द्वार है? फिर वो उसे दरवाजे पर अपना हाथ रखती है, जिससे वहां पर एक मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे उसी अंडों वाली कमरे में पहुंच जाती है। फिर वो एक अंडा को अपने हाथ में लेकर बहुत ही दुखी के साथ बोलती है, अरे मैं ये क्या सोच रही थी,
जैसे वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा। और वैसे अगर मैं बाहर निकल भी गई तो जाऊंगी कहाँ? तभी वो सोचती है, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तेल की खुशबू उसके बालों की खुशबू जैसी है, तो वो किसी ड्रैगन के अंडे से ज्यादा अलग नहीं है, बच्चों की तरह है, बस थोड़ा मनाना पड़ता है। फिर वो शर्माते हुए कमरे से बाहर निकलकर सोचती है, नहीं नहीं नहीं, ये अजीब ख्याल मत लाओ, वो तो कभी भी मेरे ड्रैगन बेबी को खा सकता है। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देख वो मन में ही सोचती है, अजीब है, मैंने अभी तक कोई फीमेल ड्रैगन नहीं देखी हूँ। अगर फीमेल ड्रैगन नहीं है तो अंडे कैसे पैदा होते हैं? और उनके पास उन्हें सहने का कोई तरीका भी नहीं है। खैर, ये मेरे सोचने की बात नहीं है। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मिस जोसेफिन पर्ल। फिर पर्ल पीछे मुड़कर बोलती है, कौन है वहां? तभी ऊपर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन पर्ल मन में ही बोलती है, ये तो वही पेंटिंग है, पेंटिंग में जो व्यक्ति है वो बोल रहा है। फिर वो उसमें से हंसते हुए बोलती है, अगर एरिक नहीं गया होता तो शायद मुझे तुमसे बात करने का ये मौका नहीं मिलता। पर्ल अपने खंजर को आगे करते हुए सोचती है, शांत रहो, ड्रैगन अपनी चीजों को लेकर बेहद अधिकारपूर्ण होते हैं, तो शायद मैं सुरक्षित हूँ। वो औरत बोलती है, डरो मत, कोई भी ड्रैगन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि एरिक तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम हमारी आशा हो। पर्ल सोचती है, क्या आशा? एंथनी ने कहा था कि वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। रोडी ने भी कहा था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। और तो और उसने खुद कई बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को उसके हाथ में उस तितली जैसा महसूस करती हूँ। किसी भी पल मैं धूल बनकर गायब हो सकती हूँ, लेकिन लगता है इस बार मामला थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है। तभी वो औरत बोलती है, मिस जोसेफिन पर्ल, मेरा वंशज तुम्हें मेरे माध्यम से बुला रहा है, गुड लक। ये बोलकर पर्ल के पास एक टेलीपोर्टेशन मैजिक कर देती है, जिससे पर्ल सीधे एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर वो तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो अपनी खंजर की मदद से बच जाती है। फिर वो नीचे देख सोचती है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं युद्ध भूमि पर टेलीपोर्ट हो गई हूँ? तभी उसे कुछ महसूस करती है और मन में ही सोचती है, मेरे पीछे वो क्या है? फिर वो पीछे पलट कर देखती है। उसके बाद हम एंथनी और रोडी को देखते हैं, जहाँ रोडी बोल रहा होता है, एंथनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच में यही है? एंथनी बोलता है, चुप रहो, एक ड्रैगन की दहाड़ ही काफी है, ध्यान से सुनो, कोई हलचल हो तो। तभी उनके पीछे से गड़गड़ाने की आवाज आती है, जिसे सुन रोडी बोलता है, बाप रे, यहाँ वेयरवुल्व्स क्यों हैं? क्या वो अभी जिंदा है? एंथनी बोलता है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। तभी उन्हें बहुत ही तेज खून की गंध आती है। फिर वे उस गंध का पीछा करते हैं। तभी वो देखते तो सामने पर्ल होती है, जो उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ होता है। उसे देख रोडी बोलता है, यहाँ आखिर क्या हुआ? क्या उसने एक खंजर से एक विशाल भेड़िए को मार डाली? एंथनी बोलता है, छोड़ो, अभी उसे यहाँ से ले चलते हैं। और पर्ल उन्हें बहुत ही मदद भरी नजरों से देख रही होती है। उसके बाद एंथनी और रोडी पर्ल को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी पर्ल बोलती है, क्या वो तुम ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया? और अब हम कहाँ जा रहे हैं? एंथनी बोलता है, समझाने का समय नहीं है, बस इतना जान लो, एरिक ने अपना आपा खो दिया है और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। फिर एंथनी एक जगह पर जाकर बोलता है, हम पहुंच गए हैं, ये वही जगह है, वहां नीचे देखो, एरिक वही है। पर्ल बोलती है, तो मुझे क्या करना होगा? एंथनी बोलता है, कोशिश करो उसे पुकारने की, बस उसका नाम लो। पर्ल बोलती है, हाँ ठीक है। फिर वो चिल्लाते हुए उसका नाम बोलती है, जिसे एरिक की नजर पर्ल की तरह जाता है। फिर उन सब भेड़िए को मारकर बहुत ही तेजी से उसी की तरफ जाता है। एंथनी चिल्लाते हुए बोलता है, भागो, वो अभी तक होश में नहीं आया है। तब तक एरिक पर्ल का गला पकड़ लेता है, जिसे रोडी रोकते हुए बोलता है, एरिक नहीं वो। लेकिन एरिक पर्ल का गला पकड़ तेजी से वहां से ले जाते हुए बोलता है, मर जा। इल्यूजन और पर्ल उसे छोड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन तभी पर्ल का कर्स बाहर निकलने लगता है, जिसे एरिक होश में आ जाता है। फिर वो उसे छोड़कर सोचने लगता है, काली आग, वो सच में है। फिर वो उसकी तरफ जाते हुए सोचता है, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है? फिर एरिक उसके पास जाकर बैठ जाता है, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। फिर एरिक बोलता है, मुझे माफ करना, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? और इसी के साथ इसका वॉल्यूम 1 खत्म होता है। मैं इसका वॉल्यूम 2 का एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलेंगे। स्टार्ट होता है और पर्ल बोलती है, ठीक है, चलो मान लिया। एरिक बोलता है, रुको, अभी अभी मैंने तुम्हारा जवाब नहीं सुना। फिर वो पर्ल के पास जाकर बोलता है,
तुमने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। पर्ल सोचती है, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? लेकिन मैं। तभी एरिक उसे पकड़ बोलता है, अब मुझे समझ आ गया। ये बोलकर एरिक किस करने वाला होता है ही तभी रुककर एरिक बोलता है, तो चलो फिर ऐसा करते हैं। और तुम अब भी मुझे माफ नहीं करना चाहती है ना? पर्ल शर्माते हुए बोलती है, नहीं बात वो नहीं है। लेकिन तभी एरिक उसे किस कर लेता है और कुछ देर बाद बोलता है, मुझे माफ करना। इंसानी भावनाएं बहुत ज्यादा पेचीदा है, ये मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं इन्हें समझ नहीं पाता, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? उसके बाद एरिक वहां से जाने लगता है और रोडी पर्ल को मैजिक से साफ कर रहा होता है। फिर पर्ल उसे थैंक यू बोलती है और एरिक को देख सोचती है, अब उसका रूप शांत और निर्मम लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे महाद्वीप को जीतने के लिए लड़ रहा हो और हर कोई उसके आदेश का इंतजार कर रहा है। तभी तो उसे भूत कहा जाता है, जिसने 9 राष्ट्रों को धमका डाला था। इस एरिक के सामने अगर जैकब अभी आ भी जाए तो भी वो मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। शायद मुझे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं जैकब से संपर्क कर सकूं, उसे चेतावनी दूं कि वो जल्दबाजी न करे, मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि उसके सामने अभी भी एक बहुत उज्जवल भविष्य है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर्ल सामने देखती है तो एरिक अपने बालों में कंघी कर रहा होता है, लेकिन उसके बालों में कंघी बार बार फंस जा रहा होता है, जिसे देख पर्ल सोचती है, वो तो बिल्कुल एक गुस्साए बिल्ली की तरह लग रहा है। फिर वो एरिक से बोलती है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं इसे काटने में? एरिक उसे एक प्यारी बिल्ली की तरह देखता है और कुछ देर बाद बोलता है, हाँ ठीक है। फिर पर्ल कंघी लेते हुए बोलती है, मुझे लगता है हमें कैंची की जरूरत पड़ेगी। फिर वो हाथ में कैंची लेकर बोलती है, क्या मैं तुम्हारे बाल थोड़े काट दूं? उसके बाद वो शीशे में देखते हुए सोचती है, वो अब भी वैसा ही है मेरे सामने, पूरी तरह लाचार। अगर मैं बस एक कदम उठाऊं तो क्या मैं उसे मार सकूंगी? फिर वो उसके बालों को देख बोलती है, नहीं, उसके बाल जले हुए हैं। अगर उसने जल्दी से बचाव नहीं किया होता तो वो भी उस काली आग में जलकर राख हो जाता। लेकिन उसने मुझे जरा भी दोष नहीं दिया, बल्कि फिर वो एरिक से बोलती है, चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसे सुन एरिक हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा बोल रही हो? लेकिन आज तुमने मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट नहीं बनाया? पर्ल बोलती है, यहाँ बनाने का कोई तरीका नहीं है। फिर एरिक चिढ़ते हुए बोलता है, और तुमने किसी और को भी देखा? तुम मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। पर्ल बोलती है, मैंने ऐसा नहीं किया। एरिक बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनाम मिलना चाहिए मुआवजे के तौर पर। पर्ल, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो। फिर एरिक उसे किस कर लेता है। कुछ देर बाद एरिक फिर से बोलता है, क्या तुमने सुना? मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो पर्ल। तभी पर्ल बोलती है, बाहर एक ड्रैगन है और हम देखते हैं बाहर 2 ड्रैगन आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि वो अभी शांत हो गया है। तभी वहां एरिक आकर गुस्से से बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उन दोनों ड्रैगन को मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अंदर जाकर देखता है तो पर्ल सो गई होती है और पर्ल सोते समय सपना देख रही होती है, जहां बहुत सारे भेड़िए उसके पास आ रहे होते हैं। उन्हें देख पर्ल डरते हुए बोलती है, नहीं, और पास मत आओ, दूर रहो। और ये बोल वो तेजी से भाग रही होती है। लेकिन तभी उसे अपने सामने एरिक की परछाई दिखाई देती है, जिसे वो जाकर गले लग जाती है। और एरिक पीछे से पर्ल को गले लगाकर बोलता है, पर्ल डरो मत, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम देखते हैं बाहर बहुत सारे शिकारी भेड़िए आ गए होते हैं। तभी पर्ल उन्हें महसूस कर बोलती है, दुश्मन हमला कर रहा है। एरिक बोलता है, यहीं रहो और बाहर मत आना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर्ल बोलती है, हाँ ठीक है। तभी उनके ऊपर एक ड्रैगन अटैक करते हुए बोलता है, तुम मूर्ख, हम सब मिटने वाले हैं और तुम एक ड्रैगन किंग होकर कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी प्रजनन की जिम्मेदारी याद है? अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी और को सौंप दो। उनकी बातें सुन पर्ल सोचती है, वे क्या बात कर रहे हैं। तभी वहां रोडी आता है, जिसे देख पर्ल बोलती है, अरे रोडी, तुम यहाँ क्यों हो? रोडी बोलता है, पहले छिपो, मैं अभी इंसानी रूप में नहीं लौट सकता, मेरी जादुई शक्ति अभी तक नहीं लौटी है। लेकिन चिंता मत करो, एरिक बहुत ताकतवर है, इस पीढ़ी में कोई उसे मात नहीं दे सकता। पर्ल सोचती है, ये पीढ़ी अगर रोडी इस पीढ़ी में आता है तो अगली पीढ़ी। फिर वो रोडी से बोलती है, ड्रैगन के अंडे अब तक फूटे क्यों नहीं? रोडी बोलता है, क्योंकि अब हमारे पास ड्रैगन फायर नहीं है। पर्ल बोलती है, क्या तुम इसे साफ साफ समझा सकते हो? जिन किताबों को मैंने पढ़ा है उनमें ड्रैगन के प्रजनन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर वो मन में ही सोचती है, जिस तरह उसने वो कहा तो शायद मुझे यहाँ उसी कारण से लाया गया है। तभी उनके बीच एक भेड़िया हमला कर देता है,
जिसे पर्ल थोड़ी दूर जा गिरती है, लेकिन तभी एरिक उस भेड़िया को मार गिरा देता है और इसी के साथ एरिक सारे भेड़ियों को मार डालता है, जिसे पर्ल बोलती है रात के हमले का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उसके कुछ समय बाद पर्ल देखती है तो सारे ड्रैगन रो रहे होते हैं, जिसे पर्ल एरिक से बोलती है वे सब क्यों रो रहे हैं? एरिक बोलता है उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा सोना खोया है, इसीलिए। पर्ल बोलती है क्या यही चीज तुम्हारे राजसी स्वभाव को सबसे ज्यादा पसंद नहीं? एरिक बोलता है लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है वो तो यही है। फिर वो उसके गले लगकर बोलता है उन्हें भूल जाओ, मेरे बाल फिर से बिगड़ गए हैं। पर्ल बोलती है मैं अभी इसे ठीक कर दूंगी। फिर वो उसको देखते हुए सोचती है वो हमेशा इतना कठोर दिखता है, लेकिन मैं सच में महसूस कर सकती हूँ कि वो मुझे कितना महत्व देता है और मेरी रक्षा करता है। फिर वो एरिक को किस करते हुए बोलती है थैंक यू। उसके बाद पर्ल मन में ही सोचती है इतना तेज किस ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी मांसों को खींच रहा है। फिर एरिक पर्ल को देखते हुए बोलती है तुमने मुझे किस क्यों किया? पर्ल शर्माते हुए बोलती है तुम ही तो बार बार इनाम मांगते थे, है ना? उसके बाद हम बताया जाता है अगले सप्ताह तक ड्रैगनों ने अपनी पेट्रोलिंग पूरी कर ली। तभी पर्ल बोलती है क्या वो चला गया? वो ड्रैगन जिसने हम पर हमला किया था, एरिक बोलता है वो पहले ही मर चुका है। वो सेनोटाफ की ओर भाग रहा था। वहां हमारे पूर्वज उसकी मृत आत्मा को आश्रय देंगे और उसे अगले संसार की ओर मार्गदर्शन करेंगे। फिर एरिक सोचता है लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं लगता। तभी पर्ल पीछे से बोलती है एक ड्रैगन कितने समय तक जीवित रह सकता है? एरिक बोलता है 100 साल से भी ज्यादा। हमारे पूर्वज तो हजारों साल तक जीवित रहे हैं, और तो मुझे खुद नहीं याद कि मैं कितना पुराना हूँ या मेरा जन्म कब हुआ था। ठीक है चलो, अब बहुत हुआ, अब हमें लौटना चाहिए। तभी पर्ल बोलती है असल में अगले महीने मेरा जन्मदिन है, चलो हम अपना जन्मदिन साथ मनाते हैं। मैं एक केक बना सकती हूँ अगर तुम्हें ठीक लगे तो, और हाँ मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा भी दे सकती हूँ जो तुम्हें पसंद आए। एरिक बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहां से नीचे उतारता हूँ। फिर पर्ल मन में सोचती है जब मेरे पापा जिंदा थे तब मेरा जन्मदिन खुशियों से भरा होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से अपने जन्मदिन को इंतजार करने लगी हूँ और शायद मैं उसके प्यार में अपने खुद को खोने की कोशिश कर सकती हूँ। उसके बाद एरिक पर्ल को अपने पिठ पर बैठाकर ले जाते हुए बोलता है मैं हमारी शादी के लिए भी एक केक चाहता हूँ। पर्ल उसे सुन सोचती है शादी, फिर से वही बात। एरिक बोलता है तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पर्ल नीचे उत्तर सोचती है क्या वो नाराज है क्योंकि मैंने हाँ नहीं कहा। तभी एरिक बोलता है चलो मुझे काटो। पर्ल बहुत ही हैरान होकर बोलती है क्या? एरिक बोलता है तो क्या मैं तुम्हें काटूं? उसके बाद पर्ल एक रैबिट की तरह उसे काटने लगती है, जिसे एरिक को कुछ नहीं होता है। फिर एरिक बोलता है क्या लाइकान लोग एक दूसरे को इसी तरह चिन्हित नहीं करते हैं? तो फिर यह प्यार जैसा क्यों नहीं लग रहा? उसके बाद वो पर्ल को देखता है और उसे काटने लगता है, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। एरिक बोलता है क्या हुआ? लेकिन पर्ल रोने लगती है, जिसे एरिक उसे चुप कराते हुए बोलता है माफ करना प्लीज मत रो। फिर एरिक सोचता है अब मैं क्या करूं? मैंने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। उसके बाद एरिक पर्ल के आंसू को चाटते हुए बोलता है मेरी गलती थी पर्ल, मुझसे डरो मत। उसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां एंथनी बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने लड़ाई की है? मुझे लगता है कि अब कुछ खास ट्रेनिंग की जरूरत है। एरिक गुस्से में बोलता है इन सब में मत पड़ो। एंथनी बोलता है लेकिन गद्दार सही कह रहा है, हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो भी नहीं बच पाएगी। और तुम्हारी सन की सुरक्षा के अलावा क्या कोई जाति ऐसे भी है जो तुम्हें जैसे एक अस्थिर प्राणी को स्वीकार करेगा? इसलिए चलो जाओ। तभी पर्ल बोलती है एरिक। उसके बाद हम देखते हैं जहां बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं सर जैकब, बुराई को खत्म करो और ड्रैगन को मार डालो। तभी जैकब से पर्ल का पिता बोलता है सर जैकब, आपको ड्रैगन को मारना ही होगा वरना मेरा परिवार नहीं बचेगा और मेरी प्यारी बेटी। उनकी बातें सुन। जैकब सोचता है कितना घिनौना है उसका दुख भी दिखावा है। फिर जैकब बोलता है माय लॉर्ड, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप हमारे साथ चलिए और ड्रैगन को खुद ही मार दीजिए। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है हटो यहां से, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? हम फिर कभी बात करेंगे। ये तो नेचुरल है कि मैं ड्रैगन को मारूंगा और फिर लोग मुझसे डरने लगेंगे। डर लोगों से वो सब करवा देता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें पर्ल की शादी
और उसकी हैसियत भी शामिल है। और साथ ही चाहे वो ड्यूक हो या सम्राट, सब एक जैसे हैं। तभी एक सैनिक आकर बोलता है, सर जैकब, क्या आपके पास पर्ल से संपर्क करने का कोई तरीका है? उसके बाद हम पर्ल और एरिक को देखते हैं, जहां पर्ल बोल रही होती है, क्या तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा है? मैंने सुना कि तुम पहले दांत पीस रहे थे, और मैंने सुना है कि जानवरों की जाति में बचपना बड़े होने के बाद भी होती है। एरिक बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पर्ल बोलती है, क्योंकि तुमने मुझे काटा था। एरिक उसे छूते हुए बोलता है, क्या अब भी दर्द हो रहा है? मुझे माफ करना। फिर पर्ल उसे देख सोचती है, वो लड़ाई में तो माहिर है, लेकिन मीठी बातें करना नहीं आता। वो उन रईसों की तरह मीठे झूठ नहीं बोल सकता है। फिर भी ऐसी बातें बेकार हैं, लेकिन उसके साथ मैं दिल की हर बात कह सकती हूँ। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं चुप रहूं या आंसू रोक लूं। उसका प्यार थोड़ा अजीब है, लेकिन वो सच में मुझसे प्यार करता है। फिर वो उसे एक कुछ देते हुए बोलती है, ये लो, इसे अपने दांते पर पीस लेना। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी पर्ल बोलती है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। फिर एरिक पर्ल को नीचे उतार कर बोलता है, चलो आओ। तभी पर्ल बोलती है, क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? एरिक बोलता है, क्या इनाम? फिर पर्ल शर्माते हुए बोलती है, तुमने मेरे बाल संवारे, इसीलिए तुम्हें इनाम देने के लिए। लेकिन वो एरिक को खुश देख सोचती है, वो सच में बहुत खुश लग रहा है उसे। इस तरह देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी हलचल होती है, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता कर सकती। क्या ये खुशी है या शायद ये प्यार है? उसके बाद पर्ल सपना देख रही होती है। तभी पीछे से कुत्ते के भौंकने का आवाज आता है, जिसे सुन पर्ल सोचती है, मोडिया के पास एक कुत्ता था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर उसने उसके कान को हल्के से काटा और उसने तुरंत उसे मार डाली। पर मुझे अब ये सब बातें क्यों याद आ रही है? तभी एरिक उसके पेट में अपने भाले से मार देता है, जिसे पर्ल सोचती है, शायद मेरे अंदर कहीं ये एहसास है कि मैं उसके लिए बस एक पालतू कुत्ते जैसी हूँ। भले ही वो मुझे प्यार करता है, लेकिन मेरी किस्मत का फैसला अब भी उसी के हाथ में है। तभी अचानक से अपने सपने से उठती है और अपने सर पर हाथ रख सोचती है, तब से मुझे डरावने सपने आ रहे हैं जब से हम वापस लौटे हैं, और मैं चाहकर भी एरिक से डरना बंद नहीं कर पा रही हूँ। उसके किले की ओर लौटते समय हमने उसकी सीमा पर कुछ इंसानों को देखा। फिर पर्ल बोलती है, एरिक, क्या तुम उन्हें छोड़ सकते हो? एरिक बोलता है, वे अपने गंदे जूतों पहनकर मेरे पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। इसे सुन पर्ल थोड़ी डर जाती है। उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे आते हुए सोच रही होती है, मैं वहां कुछ भी नहीं कर सकी। तभी वहां एरिक बहुत ही सारी तितलियां देते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये तितलियां पसंद आई? पर्ल बोलती है, हाँ धन्यवाद। एरिक बोलता है, किताब में लिखा है कि इंसान इस तरह आभार व्यक्त नहीं करते। फिर वो अचानक से उसे किस कर लेता है। उसके बाद वो वहां से जाते हुए बोलता है, तुम अब भी उन इंसानों को लेकर परेशान हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी तितलियां लाया। अब चलो चलते हैं। पर्ल बोलती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो वो भी मेरे जैसे ही हैं। एरिक बोलता है, नहीं, तुम मेरी हो, तुम उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वही तस्वीर वाली औरत बोलती है, क्या ये एक प्रेमियों का झगड़ा है? एरिक बोलता है, तान्या। उसे देख पर्ल सोचती है, हम तो ये है तान्या। एरिक बोलता है, तुमने सिर्फ एंथनी की बातों पर यकीन करके पर्ल को टेलीपोर्ट कर दिया और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। तान्या वहां से जाते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, ऐसा फिर नहीं होगा। तभी पर्ल बोलती है, क्या हर पेंटिंग जिंदा होती है या सिर्फ तान्या की ही होती है? एरिक बोलता है, सिर्फ वही थी जिसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ दिया था। जब वो ड्रैगन हस्क के लिए गई थी तो बुजुर्गों ने उससे वारिस पैदा करने को कहा था, लेकिन वो तो एक साधारण ड्रैगन थी और उसकी जीवन शक्तियों को सोख लिया गया और वो मर गई। पर्ल सोचती है, क्या वो उदास है? लेकिन तभी उसके पास एक अंडा रिबन के साथ उड़ते हुए पर्ल के पास आता है और उस रिबन को देख एरिक उस अंडे को माते हुए बोलता है, वो रिबन उसने मुझे दी थी और अब बस वही एक बचा था, मैं तुम्हें ऑमलेट बना दूंगा। उसके कुछ देर बाद पर्ल अपने हाथों में उसी अंडा का एक टुकड़ा लेकर सोचती है, ये सच में अंडे का खोल है। अगर ये टूट गया और अंडा नहीं फूटा तो बच्चा मर जाएगा। क्या मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए इसे बचाने के लिए? फिर वो एरिक से बोलती है, एरिक, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कर्स ने इसका खोल तोड़ दिया होगा। देखो, ये अब छिल रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो मरे। क्या तुम इसे बचा सकते हो? इसके लिए तुम मुझे कैद कर लो या जैसे चाहो वैसे सजा दे दो। उसके बाद एरिक पर्ल का हाथ पकड़कर एक जंजीर में बांध देता है और बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा ताकि तुम किसी और से मिल या बात भी न कर सको। अब तुम पूरी तरह मेरी हो। मैं हमेशा से ये करना चाहता था, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
जिसे सुन पर्ल डरते हुए सोचती है वो सच में मुझे खा जाएगा। खैर, मैंने उन अंडों को तोड़ दिया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकी और मुझे वही मिल रहा है जो मैं डिजर्व करती हूँ। लेकिन क्या मैं सच में ऐसे ही मरने वाली हूँ? कुछ समय बाद पर्ल मन में ही बोलती, क्या वह मुझे खाने वाला नहीं था? तभी वहां पर मडल आती है और उन्हें देख मडल बोलती है, माय लॉर्ड, अंडे फूट रहे हैं। फिर कुछ समय बाद एक ड्रैगन का जन्म होता है, जिसे देख पर्ल बहुत ही खुशी के साथ बोलती है, ओह, ये कितना प्यारा है, मैंने पहली बार किसी बेबी ड्रैगन को देख रही हूँ। तभी एंथनी बोलता है, तुम जानते हो कि हमें दूसरों को भी बताना होगा, वैसे भी लाइफ ट्री इसका जल्दी ही खुलासा कर देगा। एरिक बोलता है, बस उन्हें बता दो कि मैंने उसका गर्दन चबा डाला है। एंथनी बोलता है, वैसे अब हमारे पास एक नया ड्रैगन है और इतने सारे अंडों के साथ हम पूरे महाद्वीप पर विजय पा सकते हैं और तुम जितना चाहो उतना खून बहा सकते हो। फिर वो पर्ल को देख उसे याद आता है जहाँ पर्ल उसे बोल रही होती है, वो जिंदा है ठीक मेरी तरह। फिर वो अपने हाथ में माना इकट्ठा कर सोचता है, क्या खून बहाना? तभी वो इमेजिंग करता है जहाँ पर्ल उसे बोल रही होती है, बस यूं ही खून बहाना बंद करो, ठीक है। फिर वो अपने माना को बंद कर बोलता है, शायद हम इस कर्स के लायक थे। एंथनी बोलता है, वो तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्रभावित कर रही है ना? मत भूलो उसने तुम्हें कितना दर्द दिया था और कैसे उसने तुम्हारी आत्मा को जला दिया। अब भी तुम अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं पा सके। लेकिन तभी एरिक उसे दीवार में ही चिपका देता है और बोलता है, मत भूलो तुम मेरा सेवा क्यों करते हो? बिना अपने जन्म सिद्ध अधिकार के भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आज माना चाहोगे? और पर्ल अंदर कमरे में बोल रही होती है, बाहर क्या हो रहा है? एरिक कहाँ चला गया? तभी उनके लड़ने का आवाज सुनकर पर्ल सोचती है, क्या वो कौन था, जैकब? उसके बाद हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर्ल बोल रही होती है, महल पर एक अजीब सी बर्फ गिरी और उसके बाद सभी ड्रैगन जाति ने दक्षिण की ओर जाने का निर्णय लिया जहाँ मौसम उनके लिए अधिक अच्छा होता है। फिर वो पानी में देख सोचती है, मुझे लगा उसने मेरा नाम पुकारा है। तभी पानी के अंदर से जैकब बोलता है, पर्ल, जिसे देख पर्ल चौंकते हुए बोलती है, क्या जैकब? वो यहाँ क्यों आएगा? तभी जैकब बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर्ल। जिसे सुन पर्ल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर वो अपने आगे पीछे देख सोचती है, अगर किसी ड्रैगन किन को इसकी भनक लग गई तो बहुत बुरा होगा। फिर वो जैकब से बोलती है, वादा करो कि तुम नहीं आओगे जैकब, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जैकब बोले, जा रहा होता है, बस मुझ पर भरोसा रखो। सुनो, जब मौका मिले तो अपनी काली लपटें फैला दो और एरिक को मार डालो। जिसे सुनकर पर्ल बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। उसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो पर्ल के पास जाकर बोलता है, पर्ल, हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे। लेकिन तभी वो देखता है तो पर्ल के शरीर से माना निकल रहा होता है। फिर पर्ल बोलती है, क्या भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन एरिक उसके पास जाकर बोलता है, वो कौन था? कौन आया था? उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हें भागने को कहा? और क्या तुम खुद भागने की कोशिश कर रही थी? पर्ल डरते हुए बोलती है, नहीं, मैंने नहीं की। फिर वो सोचती है, नहीं, ये बहुत बुरा है। फिर वो जैकब की बातें याद करती है, पर्ल अपनी काली ज्वालाओं से एरिक को मार डालो। और एरिक उसे पूछे जा रहा होता है। तभी पर्ल एरिक के दिए गए खंजर से ऊपर हमला कर देती है, जिसे एरिक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर एरिक बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? पर्ल बोलती है, नहीं, मैं नहीं। बीच में ही एरिक बोलता है, तुमने सच में मुझे मारने की कोशिश की। और ये बोल एरिक रोने लगता है, जिसे पर्ल उसके पास जाकर बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर वो सोचती है, नहीं, मैं तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखना चाहती। एरिक बोलता है, क्या तुम भागोगी नहीं? फिर पर्ल मन में ही सोचती है, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। शायद ये सिर्फ जीने की कोशिश है या शायद ये एक एहसास है, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि एरिक रोए। फिर वो एरिक से बोलती है, मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो। एरिक बोलता है, तो फिर मुझे साबित करके दिखाओ। जिसे पर्ल एरिक को किस कर लेती है और पर्ल मन में ही सोचती है, मेरे मुंह में कुछ जा रहा है, शायद ये एरिक का आंसू है और ये नमकीन है, इंसानी आंसुओं से कोई अंतर नहीं। अजीब है, अचानक मेरा शरीर गर्म क्यों महसूस कर रहा है। तभी एरिक को इल्यूजन होता है जहाँ उसके पूर्वज बोल रहे होते हैं, वो हमारी है, उसे ले जाओ, उसे टुकड़ों में बांट दो, उसे हमारे उत्तराधिकारी पैदा करने दो। फिर एरिक जोर से चिल्लाता है और मन में ही सोचता है, क्या वो विरासत थी? तभी फिर से उसे आवाज आने लगती है, वो हमारी है, उसे ले जाओ। फिर एरिक गुस्से से बोलता है, मुझसे दूर हो जाओ,
पर्ल मेरी है, सिर्फ मेरी। तभी पर्ल उसे गले लगा लेती है, जिसे एरिक बोलता है पर्ल। पर्ल बोलती है मुझे दर्द हो रहा है, जिसे सोचता है रुको, यादें मेरे मन में बह रही है, लेकिन वो मेरी यादें नहीं है। ड्रैगन को ऐसे ही यादें विरासत में प्राप्त होती हैं। अरे नहीं, अगर ये चलता रहा तो मैं पर्ल को चोट पहुंच सकती है। फिर वो पर्ल को पीछे छोड़कर वहां से जाने लगता है, तो पीछे से पर्ल बोलती है नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, जिसे एरिक बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पर्ल की तरफ देखता है। और पर्ल बोल रही होती है क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? अब तुम भी। तभी एरिक उसके पास जाकर बोलता है रो मत, मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो पर्ल। उसके बाद पर्ल सोचती है वो सब करना, वो भी एक प्रेमी के साथ, वो चीजें जो सिर्फ प्रेमी ही करते हैं, उसे सच में मेरी भावनाओं की परवाह है। तभी पीछे से एरिक बोलता है ओह तुम जाग गई, जिसे सुन पर्ल चौंक जाती है। फिर एरिक बोलता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? फिर पर्ल एरिक के शरीर पर निशान देखकर बोलती है क्या तुम उन निशानों को ठीक कर सकते हो? एरिक बोलता है मैं उन्हें रहने दूंगा, तुम्हें ये पसंद है, कोई और जाति मुझे निशान नहीं दे सकती, और अब तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर्ल सोचती है फिर वही बातें, वो इतना जुनूनी क्यों है? वैसे मैं एरिक के बारे में क्या महसूस करती हूँ, लेकिन प्यार का क्या, शायद मुझे ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए और बस उसे प्यार से बात करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कह दिया हो, वो दिन आएगा जब मैं उससे बेपनाह प्यार कर बैठूंगी। फिर वो एरिक से बोलती है नहीं, मैं पहले ही तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन एरिक को कुछ अजीब महसूस होता है और पर्ल को दूर करते हुए बोलता है तुम सच में ऐसा नहीं सोचती, जिसे पर्ल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। उसके बाद हम देखते हैं पर्ल अब वहां से जा रही होती है और वो मन में ही सोच रही होती है उस समय से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो अचानक से नाराज क्यों हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बाहर से आवाज आती है, जिसे सुन पर्ल सोचती है बाहर क्या हो रहा है, कुछ हुआ क्या? जब वो बाहर देखती है तो एरिक के सामने एक डीमन होती है, जिसे देख पर्ल सोचती है वो कौन है, और हम देखते हैं वो डीमन एरिक के सामने पर्ल के रूप में आते हुए बोलती है एरिक। और ये सब देख पर्ल सोच रही होती है क्या हो रहा है और वो कौन है। तभी वो डीमन एरिक को किस करने जाती है, लेकिन बीच में ही पर्ल रोक देती है, जिसे एरिक बोलता है तुम जैसी एक डीमन ने हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे की, अब तुम इसकी सजा भुगतोगी। जिसे वो डीमन गुस्से में बोलती है तुम पर असर क्यों नहीं हुआ। तभी वो पर्ल को देखती है और पर्ल की नजर में भ्रम पैदा कर देती है कि वो डीमन ही एरिक है। फिर एरिक की तरह पर्ल को बोलती है पर्ल, और पर्ल भी उसी की तरफ भागते हुए जाती है। तभी एरिक उसे पीछे से काट देता है, जिसे पर्ल डरते हुए बोलती है एरिक। तभी पीछे से एरिक बोलता है तुम किससे एरिक बोल रही हो? फिर वो गुस्से में बोलता है क्या उसने मेरा रूप चुरा लिया था, और क्या तुम उसके बहकावे में आ गई थी, और उस डीमन ने तुमसे क्या कहा? और पर्ल मन में ही सोच रही होती है ये असली एरिक है, उस डीमन ने उसका रूप धारण कर लिया था। तभी एरिक चिल्लाते हुए बोलता है चुप क्यों हो, कुछ कह भी नहीं सकती क्या? पर्ल बोलती है नहीं, मैंने कभी डीमन को नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता नहीं था। फिर एरिक बोलता है तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है। ये बोल एरिक वहां से जाने लगता है। तभी पर्ल उसे पकड़ बोलती है अगर मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा पसंद होता तो मैं तुम्हारे बालों को नहीं संवारती या तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती और तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने देना। ये सुन एरिक खुश होता है। उसके बाद हम जैकब को देखते हैं, जो बोल रहा होता है हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे, क्या कोई और रास्ता नहीं है? वहां पर बैठा एक सैनिक बोलता है जादू के लिए एक माध्यम चाहिए और मुझे अब तक कोई मौका नहीं मिला। जिसे सुन ड्यूक का बेटा बहुत ही गुस्सा होता है, जिसे देख जैकब बोलता है क्यों ना हम उसे चारा बना लें। मेडिसी का पहला बेटा गुस्सैल और मूर्ख, एक घमंडी शोहरत का भूखा जो योद्धाओं के पीछे चलता है, सोचता है कि कोई भी ड्रैगन को मार सकता है। वो पहले पर्ल को बुली करता था, चलो ठीक है, राजधानी में छोड़े गए लोगों से संपर्क करो। उन वर्षों पहले मंदिर में क्या हुआ इसकी जांच करो, मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एंथनी बोल रहा होता है तुमने विरासत पाली है तो क्या तुम्हारे जख्म भर गए? एरिक बोलता है ये तुम्हारा मामला नहीं है। फिर एंथनी चिल्लाते हुए बोलता है तुम ड्रैगन किंग हो, इसका मतलब है कि ये सबका मामला है। उसने तुम्हारी आत्मा जला दी और विरासत को बाधित कर दिया। हमने उसे अब तक मारा नहीं है, सिर्फ उस भविष्यवाणी की वजह से। लेकिन तभी एरिक अपना हाथ बंदूक की गोली की तरह अपना हाथ एंथनी के गले के पास ले जाता है। उसके कुछ समय बाद रोडी बोलता है
तुम्हें उसे बार बार नाराज करना जरूरी है क्या? मुझे नहीं पता तुम दोनों ने क्या बात की, लेकिन मुझे पर्ल पसंद है। मुझे सच में नहीं लगता कि हमें उसे मारना चाहिए। फिर एंथनी हंसते हुए बोलता है, वो बदल गया है, ये सच में असर कर गया, उसने विरासत को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं पर्ल और एरिक नहा रहे होते हैं। तभी पर्ल बोलती है, मुझे लगता है वो एक बुशटेल गिलहरी थी। एरिक सोचता है शायद उसने गाड़ी से एंथनी की आवाज नहीं सुनी। तभी पर्ल बोलती है, वो एक स्पेक्ट्रल स्विफ्ट थी, शुक्र है कि हम फील्ड गाइड साथ लाए। उसके बाद एरिक पर्ल के पास जाकर किस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। और अभी तक इसके आगे का एपिसोड नहीं आया है। इसे आगे का एपिसोड आते ही मैं वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।